This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी रशीद भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। जी, मेहरबानी। अच्छा जी, आज हम अपना 25 या 35 मार्क्स आप कह सकते हैं सेल्स टैक्स जो है वो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो सेल्स टैक्स का जो एग्ज़ाम फोकस है, अंदर कुछ इस तरह से क्राइटेरिया है कि इसमें हमें सेल्स टैक्स में एक न्यूमेरिकल टेस्ट होता है हमारे पास। एक मिनट जी, मैं जरा इसको एडजस्ट कर। एक हमारे पास भी न्यूमेरिकल होगा जो अराउंड 15 से तकरीबन 20 नंबर तक की अप्रोच करता है। तो सेल्स टैक्स के हमारे पास जो है वो टोटल 25 मार्क्स होंगे, और बाकी जो इसमें हमारे पास जो है वो थ्योरी का एरिया, वो अगर हमें 20 नंबर का मिलेगा तो बाकी आप समझ लें कि 5 नंबर का हमारे पास वो थ्योरी का एरिया आ जाए। अच्छा, इसके अंदर दूसरा जो है वो एफईडी है, जो इसके अंदर वो क्वेश्चंस को मिक्स करके हमें वो दे रहा होता है। और एक हमारा हमारे इसमें 35 मार्क्स की जो है वो वेटेज को कवर कर रहा होता है। 25 इनकम टैक्स में 65, और एफईडी के 10 और 5 जो है हमारे उसमें हो जाते हैं बेसिक्स के अंदर। एफईडी के 10 70 और 10, तो तकरीबन 25 इसके अंदर सेल्स टैक्स के अंदर वो आ रहे होते हैं जो हमें वो करता है। और हमारा जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर वो 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में टेस्ट होता है। सेल्स टैक्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल स्क्रैच से समझना पड़ेंगी। पहले इस सिस्टम को हम समझेंगे और उसके बाद हम इसकी दूसरी चीज़ों की तरफ अप्रोच करेंगे। पहले है जी सेल्स टैक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करना कि ये सेल्स टैक्स सिस्टम पाकिस्तान में है क्या। इस सिस्टम को समझना पहले ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स कैसे अप्लाई हो रहा है। सेल्स टैक्स को समझने से पहले जो मेरा तरीक़ेकार है कि हम पहले एक नज़र इनकम टैक्स पे डालेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम सेल्स टैक्स के ऊपर आएंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे कि दोनों सिस्टम पाकिस्तान में किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इनकम टैक्स में देखें कि हमारे पास क्राइटेरिया क्या है। मैं बिजनेस मॉडल को सिर्फ डिस्कस करने लगा हूँ, बाकी दूसरी चीज़ को मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा। देखिए उसमें हमारे पास क्या था। पहले हमारे पास उसमें सेल्स होती है। सेल्स में उसमें हम उसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो लेस करते हैं उसके अंदर हम। ठीक, इसको लेस करने के बाद हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसमें से हम एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस सब माइनस करने के बाद हम इस टैक्सेबल इनकम तक पहुंचेंगे। अगर फर्ज करें कि हमारी टैक्सेबल इनकम 100 है तो उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सपोज इट्स अ कंपनी, तो 29% हमारे पास 29 टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा सर, ये वीडियोस आ रही हैं स्टूडेंट्स की, वो जरा बंद करवा दें। एक ये प्लीज जिन लोगों की कैमरा ऑन है प्लीज वो जरा बंद कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का कैमरा ऑन है वो प्लीज उसको वो बंद कर दें। जी गौरी, अब हो गया ठीक? नहीं सर, अभी भी आ रही है। बेटा जिनका कैमरा ऑन है प्लीज जरा वो ऑफ कर दें प्लीज। मुझे कोई नाम बताओ आप, किसका आपको शो हो रहा है?
तो नाम तो नहीं नाम मुझे नहीं पता कैसे चेक करते हैं। नो वॉइस। विकास, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? साजिद जी, आपको मेरी आवाज गौरी से तो मेरी बात चल रही है। सर आ रही है सर, गौरी आपकी अभी आवाज भी बहुत ऑन है वाजे वीडियो? आ रही है। आप मुझे बताएं कि अभी भी वीडियो किसी की ऑन है? नहीं सर, अभी बंद हो गई, बंद हो गई। ये वकास अभी कह रहे हैं कि मुझे उनको मेरी आवाज नहीं आ रही, नासिर भी कह रहे हैं। हेलो। सर शुरू में मसला हो रहा था जब आपने स्टार्ट किया था ना, जब आप बता रहे थे कि कितना कितना पोर्शन आ रहा है, तब मुझे भी नहीं आ रही थी। बेटा आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा जरा जो है वो कनेक्ट करें। नासिर तो कह रहा है कि क्लियर हो गई है। वकास, आप जरा अपना बेटा कनेक्शन चेक करें, उसके अंदर ना इशू आ रहा हो। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी ये तो हो गया था हमारा इनकम टैक्स का मॉडल, इसमें चलते थे। अच्छा, अब सेल्स टैक्स में देखते हैं। सेल्स टैक्स में हम क्या करते हैं? सेल्स टैक्स की पहली बात तो ये है कि इसका रेट है 17%। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सेल्स टैक्स का टैक्स है उसका 17% हम ले लेंगे। उसमें जो एक्सपेंसेस का 17% है वो हम लेस कर दे जाएंगे। इसी तरह इन एक्सपेंसेस का भी हम इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। ठीक। असल अभी इसी बात को ज्यूम करें कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो इनकम टैक्स में अलाउ हैं वो सेल्स टैक्स में भी टैक्सेबल हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर जो है यहाँ पर कितना आना चाहिए? 17। मैं आपको इसकी एक मैथ की एक प्रॉपर्टी के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है हमारा कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज के 25 है, ठीक, और उसमें से हमने क्या किया हुआ है कि 10 को माइनस किया हुआ है, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 15। एक तरीका तो ये है कि आप इस 15% का 10% लें। 15 का अगर आप इसका 10% लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1.5। यानी पहले आप क्या करें कि माइनस कर लें, रिजल्ट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। दूसरा तरीकेकार क्या है कि आप इस 10% को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब देखिए, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे 25 इंटू 10% माइनस 10 इंटू 10%। अब देखें क्या आंसर आता है? 2.5 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा? 1.5। तो इससे हमें पता चला कि अगर रिजल्ट को लेके किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या हर आइटम को उस पर किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्चुअल जो रिजल्ट्स आएंगे वो तकरीबन सेम ही होंगे। अब जरा इसी को इधर अप्लाई करें। देखें, इनकम टैक्स के अंदर हम क्या करते हैं? इनकम टैक्स में हम नेट प्रॉफिट तक पहुंचते हैं, टैक्सेबल इनकम तक, उसको एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सेल्स टैक्स के अंदर हम ऐसा नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारी जो सेल है उसका टैक्स ले लेते हैं, यानी ये जो मॉडल है दूसरे वाला, ये दिस वन। इसी तरह हम उनके एक्सपेंसेस का भी वो ले लेते हैं, यानी यहाँ टैक्स में से टैक्स माइनस करते हैं, तो वो क्या आती है? हमारी टैक्स लाइबिलिटी। जैसे इसमें देखें, इसको चूंकि आप हर अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर चुके हो, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो ये मैथ की एक प्रॉपर्टी है कि आप पहले माइनस करके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लें या हर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। फर्क सिर्फ ये है कि इनकम टैक्स के अंदर रेट्स डिफरेंट हैं, जबकि सेल्स टैक्स के अंदर रेट्स जो है हमारे वो एक ही रेट है, दैट इज 17%। अच्छा जी, इनकम टैक्स में आपने कभी ये लफ्ज नहीं देखा होगा, GIT, जनरल इनकम टैक्स।
जबकि सेल्स टैक्स में लिखा जाता है जनरल सेल्स टैक्स। उसकी यही रीजन है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके टैक्स रेट्स हैं इनकम टैक्स के, वो 29% भी हैं। आपने देखा सैलरीड के लिए रेट्स डिफरेंट हैं, नॉन सैलरीड के लिए रेट डिफरेंट है, और एओपी के लिए, और बाज कुछ और इनकम भी ऐसी हैं जो सेपरेट ब्लॉक में है। दैट इज व्हाई इनकम टैक्स इज नॉट कॉल्ड जनरल इनकम टैक्स, वेयर एज सेल्स टैक्स इज कॉल्ड जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स मींस यहाँ आपको इंडिविजुअल की कैलकुलेशन कर रहे हो, आप एओपी की क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर रहे हो, या कंपनी की कैलकुलेशन कर रहे हो, रेट आपको जनरल लेना है, दैट इज 17%। तो पहली चीज हमें इसकी बेसिक सिस्टम की ये समझ आ गई कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टैक्स में से टैक्स माइनस करते हैं, यानी रेवेन्यू को टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से उसका जो एक्सपेंसेस है उसका टैक्स माइनस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात अभी ये नोट कर लें आप कि एक बड़ी बेसिक चीज कि यहाँ पर जो ओरिजिनल अमाउंट है वो नहीं माइनस होनी, उसका टैक्स लेना है। यानी अगर एग्जामिनर आपको वो अमाउंट देगा तो पहली बात, क्या इस अमाउंट को मैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लूं या इंक्लूसिव लूं? तो आंसर है एक्सक्लूसिव। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द एग्जाम, आप उस अमाउंट को क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव लेंगे, और उस अमाउंट को क्या करेंगे? जो भी रेवेन्यू की अमाउंट है उसको 17% से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेप्शन आर देयर, तो आपका ये टैक्स आ जाएगा। अगर एग्जामिनर आपको कहे कि ये अमाउंट इंक्लूसिव है, तो फिर आप क्या करेंगे? उस अमाउंट को 17% डिवाइडेड बाय 117% से करेंगे तो आपकी टैक्स आ जाएगा। हमें इन एनी, और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है एग्जाम के अंदर कि आपको एग्जामिनर दे ही सेल्स टैक्स, तो फिर उसको किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। समझ आ गई कि मैं बता रहा हूं कि हमें एग्जाम में अमाउंट किस तरह से दी जाएंगी। अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो एक्सक्लूसिव, अगर इंक्लूसिव है तो इस तरह से आप करेंगे, और अगर डायरेक्ट सेल्स टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है तो फिर तो वो हमें मिल चुकी। ये तो लोकल बात हो गई। अब करते हैं बात इंपोर्ट की, जो डी पॉइंट है। अगर आपको इंपोर्ट मिलेगी और एग्जामिनर उसमें साइलेंट है, राइट, तो आप क्या करेंगे? उसका 17% लेंगे, राइट। और अगर वो कमर्शियल इंपोर्ट है, कमर्शियल इंपोर्ट और इसमें क्या फर्क है? यानी इंपोर्ट से मुराद कि अगर आप रॉ मटेरियल इन हाउस कंजम्पशन के लिए कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो आप उसका टैक्स कितना लेंगे? 17%। और अगर वो कमर्शियल इंपोर्ट, यानी ये फिनिश गुड्स हैं जो आपने एज इट इज बेचनी है, जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, तो आप पाकिस्तान में चीज ला के बेचेंगे तो उसको हम आम अल्फाज में ट्रेडिंग का वर्ड यूज करते हैं, ठीक। तो आप उसके लिए ट्रेडिंग का वर्ड की बजाय क्या करेंगे? क्योंकि वो ट्रेडिंग कैसे हो रही है कि बाहर से आके पाकिस्तान में सेल हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कमर्शियल इंपोर्ट। अगर आप पाकिस्तान से ही चीज लेके पाकिस्तान में ही बेचेंगे तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में चीज बना के पाकिस्तान में सेल करेंगे तो उसको सप्लाई बोलते हैं, और अगर आप पाकिस्तान में चीज बना के बाहर बेचेंगे तो उस सप्लाई का टेक्निकल नाम क्या है? एक्सपोर्ट। ये फर्क है, एक्सपोर्ट है सप्लाई, लेकिन बस उसको हम क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट का नाम देंगे। उस वर्ड से फौरन समझ आ जाएगी कि ये चीज पाकिस्तान से बाहर बिक रही है। और अगर ट्रेडिंग का वर्ड यूज करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये चीज पाकिस्तान से ही खरीदी गई और पाकिस्तान में ही बेची जा रही है। और अगर कमर्शियल इंपोर्ट का वर्ड यूज करेंगे तो इट मीन्स ये फिनिश फॉर्म में पाकिस्तान से बाहर परचेज की गई और पाकिस्तान में लाके इसको बेचा जा रहा है, तो ये इसके लिए वर्ड यूज होंगे। अगर कमर्शियल इंपोर्ट है तो फिर क्या करेंगे? हम उसका 20%, 3% वैल्यू एडिशन टैक्स लेंगे। ये 3% वैल्यू एडिशन टैक्स क्या है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इस दफा एक नया शेड्यूल उन्होंने दिया हुआ है, उसके अंदर ये बात हुई है। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज कि अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बताएगा तो सर आप ये यही रिपीट रूल कर दे सर। रखेंगे।
सर काइंडली ये रिपीट कर दें सर। इंपोर्ट का और कमर्शियल इंपोर्ट का। नहीं सर, आपने अभी ये जो बताया था ना कि जो इंपोर्ट का तो समझ में आ गया, 17% स्टेट कमर्शियल इंपोर्ट ट्रेडिंग की वजह से, तो 20% ये जरा आप कुछ बता रहे थे, वो मिस हो गई सर, आवाज एकदम ना आउट हो गई थी। अच्छा, उसमें ये है कि आपने 17% प्लस 3% वैल्यू एडिशन टैक्स भी देना होता है। ये क्या होता है, बस अभी इतना ही समझ लें कि कमर्शियल इंपोर्ट होगा। तो मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, दैट्स इट। मैं अभी आपको अमाउंट टैक्स की कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। ये जो ऊपर हमने बात की थी ना, ये वाली, ये जो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है उसकी मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ कि हमने अमाउंट को कैसे सेल्स टैक्स में कन्वर्ट करना है। हमारे क्वेश्चन के अंदर कभी भी ओरिजिनल अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट को आपने मेन क्वेश्चन में नहीं लेकर जाना। हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, हमें हमें सिर्फ सेल्स टैक्स की अमाउंट चाहिए। उसकी मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई है कि अमाउंट या तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होगी, या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगी, या वो सेल्स टैक्स की फिगर होगी, या वो इंपोर्ट की फिगर होगी। इसको आपने लेके चलना है। ठीक है जी। ठीक है सर, इसको जरा स्क्वीज कर दें, पिक्चर बना लेते हैं। ये ले। जी, प्रिंट स्क्रीन कर लिया आपने जी। अच्छा देखें, एक अभी क्वेश्चन आएगा जी, सप्लाई। बेटा जो सप्लाई है, हम अगर कहेंगे जी मैंने कोई चीज जो है पाकिस्तान में बेची है, तो उसको हम नॉर्मल वर्ड क्या करते हैं, सप्लाई का। और अगर पाकिस्तान से बाहर बेच देंगे तो है तो वो सप्लाई है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट कह देंगे। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में कोई चीज परचेज करेंगे तो उसको परचेज कहेंगे, और अगर बाहर के मुल्क से कुछ चीज खरीदेंगे तो उसको इंपोर्ट कहेंगे। और अगर पाकिस्तान से चीज खरीद के पाकिस्तान में फिनिश फॉर्म में ही बेच रहे हैं तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। और अगर वही चीज बाहर के मुल्क से खरीद के पाकिस्तान में बेचेंगे तो उसको कमर्शियल इंपोर्ट कहेंगे। और कमर्शियल इंपोर्ट में आपसे जो कस्टम वाले टैक्स लेंगे वो 17% नहीं लेंगे, बल्कि वो 20% लेंगे। अच्छा अब इसमें सुनिएगा, अगर तो कुछ भी मेंशन नहीं तो आपने ऐसे ही करना है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कहे द इंपोर्ट या कमर्शियल इंपोर्ट, राइट, वर्थ रुपीज 100,000 and it is subject to 16% FED and 20% कस्टम ड्यूटी। अगर ये इंफॉर्मेशन भी आपको बताया, या सिर्फ कस्टम ड्यूटी की इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है, अगर तो नहीं बता रहा तो ये जो वैल्यू होगी उसमें अज्यूम किया जाएगा कि उसके अंदर कस्टम ड्यूटी और एफईडी की वैल्यू मौजूद है। लेकिन अगर ये लाइन साथ मेंशन करे तो फिर ये अजम्पशन ली जाएगी, अनलेस के एग्जामिनर कह ना दे कि इस अमाउंट के अंदर ना तो कस्टम ड्यूटी शामिल है ना एफईडी शामिल है। उसका तरीकेकार क्या होगा सुनिएगा। सबसे पहले इसको बोलते हैं अप्रेजल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, अप्रेजल वैल्यू। वो आ गई 100,000। ठीक, ये मैं करता हूं, अगर ये हमारा रॉ मटेरियल है यानी इंपोर्ट है। दूसरा कॉलम बना रहा हूं मैं कमर्शियल इंपोर्ट का। कि अगर ये फिनिश फॉर्म में आ रही है तो फिर क्या तरीकेकार होगा, उसमें हमारी वैल्यू क्या है, 100, हम ये अज्यूम कर दें। अब इसके अंदर दूसरी चीज जो आपने पहले ऐड करनी है वो है कस्टम ड्यूटी। क्या ऐड करेंगे, कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 20%, 20,000। ठीक। अच्छा अब चले, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 120,000।
इसमें आप ऐड करेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी, FED एट द रेट ऑफ 16%। अब इसका 120 का 16% लें तो आ जाएगा 19,200। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 139,200। तो इसमें आप ऐड करेंगे GST एट द रेट ऑफ 17% इन 2.17। तो ये आंसर आ जाएगा 23,664। ये अमाउंट मुझे चाहिए थी जो मेरी रेलेवेंट है। लेकिन अगर वो कमर्शियल इंपोर्ट हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसमें उसी तरह ही कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे। तो वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी कितनी आ गई 120,000, और उसमें आप FED ऐड करेंगे 19,200। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 139,200। अब इसमें क्योंकि कमर्शियल इंपोर्ट है तो सेल्स टैक्स कितना लेंगे 20%। 139,200 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 27,840। ठीक, अब सुनिएगा कि अगर ये फिगर ना गिवन हो तो फिर मेरा सेल्स टैक्स कितना होगा 100 इंटू 17%। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17,000। तो मैं अज्यूम करूंगा कि इस अमाउंट के अंदर अगर कोई कस्टम ड्यूटी है तो वो भी शामिल है, और अगर इसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी है तो वो भी शामिल है। आपने इसी तरीके से करना है। अगर वो इस ये लाइन लिखी हो इंपोर्ट की शक्ल में आप ऐसे वर्किंग करेंगे और कमर्शियल इंपोर्ट की शक्ल में इस तरह से वर्किंग करेंगे। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं कि एग्जाम में जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है आपको अमाउंट्स की शक्ल में वो इन चारों में मिल सकती है, और उसको ध्यान से हमने कहाँ तक पहुंचना है, हर अमाउंट से हमने उसमें जो मौजूद टैक्स है अगर कोई तो वहां तक पहुंचना है। पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें उस अमाउंट से सेल्स टैक्स की अमाउंट तक पहुंचना है। ठीक है जी, यहां तक किसी का क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर हो गया जी ये बात? सर एक जनरल क्वेश्चन पूछना था। किसी से रिलेटेड पूछ लीजिएगा, कोई इससे पोस्ट टॉपिक ना हो। जी सर, इससे रिलेटेड है। सर ये जो आपने ऑर्डर बताया इसकी अंडरस्टैंडिंग तो है सर, जो 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 प्रैक्टिकल उसमें है अक्सर सर वो इसका कोई रिटर्न एविडेंस पूछते हैं इसके बारे में। सर कोई एविडेंस का मिल सकता है कि पहले कस्टम ड्यूटी होती है, फिर FED होता है, फिर GST और फिर एडवांस टैक्स होता है? यानी इसका रेफरेंस वो पूछते हैं? जी जी, रिटर्न में इसका रेफरेंस कहाँ मिल सकता है हमें? हाँ, रिटर्न में रेफरेंस जो है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने ऐसे ही किया, मैंने इसके ऊपर कोई कभी ज़्यादा गौर नहीं किया। तो मुझे जो है ना इंशाल्लाह मैं कल आपको इसका बता दूंगा कि इसका कोई SRO हो या कोई चीज़ हो तो मैं आपको प्रोड्यूस कर दूंगा इसकी। ठीक है, ओके। ठीक है। मेरा जो अपना ख्याल है ना कि कस्टम ड्यूटी के अंदर जो है उसमें इन लॉज को जब पढ़ा जाता है ना, तो FED को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बात जो है उसको वैल्यूएशन को देखना पड़ता है कि ये वैल्यूएशन कैसे कर रहा है। तो FED की जो वैल्यूएशन हो रही होती है उसको कस्टम ड्यूटी को ऐड करके की जाती है, राइट। इसी तरह जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ते हैं तो वो GST को ऐड करने के बाद अपनी वैल्यूएशन जो है वो कर रहा होता है कि ये चीजें आप ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारी जो कस्टम जो है इम्पोर्ट के टाइम पे वो हो रही होगी। इसी तरह जब GST की हम वैल्यूएशन पढ़ते हैं, यानी कोई एक रेफरेंस नहीं होगा यस हमें सर। इसके लिए। जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसका वैल्यूएशन को यहाँ रेफर करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स टैक्स में तो बड़ा क्लियर कट है कि इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी प्लेसमेंट की समझ आ गई। जब जी FED सर। को पढ़ेंगे तो वो बताएगा हमें कि इसमें पहले कस्टम ड्यूटी को आप ऐड करेंगे एक्सक्लूडिंग FED एंड सेल्स टैक्स, तो इसका मतलब इसकी प्लेसमेंट आ गई। तो उसके लिए फिर तीसरी चीज हमें करनी पड़ेगी कि कस्टम ड्यूटी की वैल्यूएशन का जो है ना कस्टम एक्ट को देखना पड़ेगा कि वो हमें क्या तरतीब बता रहा है। तो इसी तरह से हमें जो है ना ये बात पता चल सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक जगह कोई रेफरेंस ऐसा गिवन हो, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता है, लेकिन ये जी सर, तीनों के वैल्यूएशन को हमें कोड करना पड़ेगा। आई थिंक सो, मेरा यही ऐसा ही है ख्याल है। सर। एक कोई किसी ठीक एक है, पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, ये ऐसा ही जिस तरह आप कह रहे हैं।
हाँ नहीं, इसी तरह इन तीनों की वैल्यूएशन को देखते हुए हम उसको कोड कर सकते हैं। ठीक हो गया? राइट राइट। तो पहली बात तो ये है कि एग्जाम में अगर हमें अमाउंट कोई मिलेगी तो उसको हमने किस तरह से लेके चलना है, ये मैंने सारी कहानियां आपको सुना दी। तो पहला स्टेप जो हमने सीखा अभी वो ये सीखा कि जीएसटी का मैकेनिज्म क्या है, कि जीएसटी में हमें टैक्स की अमाउंट के साथ प्ले करना है, राइट, और उस अमाउंट को टैक्स में कन्वर्ट कैसे करना है ये मैंने अभी आपको सिखाया। अब आगे चलते हैं। देखें अभी मैं एक्सेप्शन में कोई चीज डिस्कस नहीं कर रहा, बिल्कुल प्लेन जो है वो चीजें, मैं रूल जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं सारा काम कर रहा हूँ, तो उसी को हमने समझना है। हो सकता है कि आप में से बाद लोगों को इस पे कोफत हो रही हो कि यार ये सर जो है ना ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन बात ये है कि मुझे सबका ख्याल करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी देर के बाद इनकम टैक्स में आए होते हैं, कुछ लोग जो है वो एसीसी से डायरेक्ट जंप करके इधर आए हुए होते हैं, इसलिए मुझे जरा ध्यान करना पड़ता है। इसलिए उन लोगों से माजरत जो माशाल्लाह पहले ही एक्सपर्ट है सेल्स टैक्स में। अच्छा जी, अब चलते हैं कि इसका नाम क्या है। देखें आपकी सेल क्या होती है, आउट, और आपकी परचेज क्या होती है, इन। इसलिए जो जो आउट के ऊपर टैक्स होता है इसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स होता है उसको हम इनपुट टैक्स कहेंगे। ठीक, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, सेल्स टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। हमारी सारी गेम जो चलनी है ना जी वो इसके ऊपर चलनी है। ये आपके पास दूसरा। तो अगली चीज हमें क्या पता चली कि हमने सेल्स टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, आउटपुट और माइनस इनपुट को इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है कि हमें एग्जाम में हमें आउटफ्लोज चाहिए, उसके रेवेन्यूज चाहिए, उसको हम टैक्स में कन्वर्ट करेंगे, और हमें इनफ्लोज चाहिए और उसको हम टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारी एक बेसिक स्ट्रीम होगी, बस इसी के ऊपर सारा हमारा जो है वो सेल्स टैक्स घूमना है। आपने इसी को जहन में रखना है, और इन दोनों फैक्टर्स की मैं आपको कैलकुलेशन करना अभी सिखा चुका हूँ कि आपने या तो फिगर आपको ए की शक्ल में गिवन होगी, बी, सी, या तो उसको कैसे आपने उस अमाउंट में कन्वर्ट करना, ये दूसरी चीज आ गई। अच्छा, इसी तरह सेल्स टैक्स का एक और नाम भी है जिसको हम वैट बोलते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स। इससे हमारी रहनुमाई होगी, हमें बाकी फर्दर जो शेड्यूल है उनको समझने में मदद मिलेगी। इसलिए हमें पहले क्या समझना है, सेल्स टैक्स को समझना है कि सेल्स टैक्स को वैट क्यों कहते हैं। एक चीज मैंने बताई कि सेल्स टैक्स को जीएसटी बोलते हैं, क्यों, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल्स टैक्स को जीएसटी इसलिए बोला जाता है, चलो ये नीचे कर लेते हैं, कि वो जनरल सेल्स टैक्स है, दूसरी चीज वैल्यूएशन की, तीसरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी की। अब हम कहते हैं कि सेल्स टैक्स को वैट के मोड में एप्लीकेबल है, सेल्स टैक्स इज एप्लीकेबल इन वैट मोड। वैट मीन वैल्यू एडिशन टैक्स मोड। देखिए नॉट नेसेसरली किसी जगह पर जाके ये वैट मोड जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आपको शायद याद हो कि पाकिस्तान में एक दफा वैट आया था, अप्रूवल भी हो गई थी, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं हो सका, उसकी कुछ वजह है। ठीक है, हमारे पास अभी जो चल रहा है सिस्टम वो सेल्स टैक्स है। कैसे, देखिए हमारे पास तीन लोग हैं, एक है मिस्टर एक्स, था 100,000 का, और मिस्टर वाई ने मिस्टर जी को यही चीजें आगे बेच दी 1,20,000 की। तो हम कहेंगे कि मिस्टर वाई की जो वैल्यू एडिशन है दैट इज ₹20,000, इसकी वैल्यू एडिशन क्या है, 20,000। ठीक, तो अब जरा देखिएगा वैल्यू यानी टोटल जो उसने वैल्यू एडिशन की वो ये। अब जरा इसका मैकेनिज्म सुनिएगा। देखें मिस्टर वाई ने जब इससे पेमेंट लेनी है मिस्टर एक्स से, तो उसने उसके अंदर 17% सेल्स टैक्स भी ऐड करना है। ठीक, इसमें जब वो 17% सेल्स टैक्स ऐड करेगा
तो वो बनेगी जो जब इसको पेमेंट करेगा तो वो होगी 1,17,000, यानी इस अमाउंट का 17% वो टैक्स देगा। ठीक, इसी तरह जब वो मिस्टर जी से अमाउंट रिसीव करेगा तो यहाँ से भी उसका जो है वो 20% जो है वो उससे टैक्स लेगा। वो बनेगा मेरे ख्याल 20,400, 120 इंटू 0.17, 20,400। तो क्या हुआ कि मिस्टर जी ने इसको कितनी पेमेंट की, 140,400 की। अच्छा, अब जरा देखिएगा गेम क्या हुई। मिस्टर वाई की सेल कितनी है जी? जो एक्चुअल सेल है वो उसकी सेल है 120,000 की, और इसकी परचेज कितनी है, हम अज्यूम करेंगे इसके अलावा उसका और कोई एक्सपेंस नहीं, वो है 100,000 की। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका इसमें मार्जिन कितना है, वैल्यूएशन कितनी है, 20,000। इसने सेल्स टैक्स पे टैक्स कितना लिया, अब उसकी तरफ हम आते हैं। वो इसने टैक्स लिया 20,400, और इसको हमने कहा कि दिस इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। अच्छा, अब इसमें से इसने क्या किया माइनस, इसमें से इसने आउटपुट टैक्स दिया कितना है, 17,000। जैसे इस अमाउंट को माइनस किया वैसे इसी को भी माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आ गया, 3,400। ये वो अमाउंट है जो मिस्टर वाई ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवानी है एज अ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। ये वो अमाउंट है। अच्छा, इनकम टैक्स का जो ईयर है वो एक एनुअल होता है, वो हर साल के ऊपर, लेकिन सेल्स टैक्स में ये क्या है, हम हर महीने को टैक्स ईयर बोलते हैं। ठीक, इसका मंथली वो चलना शुरू होता है। और अगर सेल्स टैक्स में ईयर की बात करनी होगी तो वहां पर फिर टैक्स ईयर नहीं लिखेंगे वर्ड, वहां पर फाइनेंशियल ईयर का वर्ड यूज करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। जबकि इनकम टैक्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर हम कहते थे कि फाइनेंशियल ईयर से मुराद पूरा साल है, और वहां टैक्स ईयर से मुराद हम उसको डिटरमिन करते थे, तकरीबन वो भी एक साल का होता था। लेकिन यहाँ पर जब टैक्स ईयर का वर्ड यूज करेंगे तो इट मीन्स कि हम एक महीने की बात कर रहे हैं, और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ईयर। ये दो चीजें फर्क होगी। अब इसने ये 3,400 जो थे वो नेशनल बैंक में जमा करवा दिए। अब जरा एक चीज देखें, ये जो 3,400 है, अगर आप इसका 17% लेंगे तो वो यही आंसर आएगा। यानी ये है वैल्यू एडिशन, और टैक्स रेट को अप्लाई किया, इस तरह हम इसको कह सकते हैं टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, यानी वैट वैल्यू एडिशन टैक्स। मिस्टर वाई ने इसका 17% जो था वो प्रॉफिट जमा करवा दिया किसको, नेशनल बैंक को। अच्छा, अब इसकी रिसीट का हम अंदाजा करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, इसकी रिसीट कितनी हुई। रिसीट एंड पेमेंट अगर कैलकुलेट करें तो मिस्टर वाई ने जो अमाउंट एक्चुअल रिसीव की वो की 140,400, और इसने जो पेमेंट की वो कितनी की, 117,000 परचेज की, और 3,400 इसने टैक्स पे किया। ठीक हो गया। तो अब अगर आप इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20,000। इसका मतलब अगर मिस्टर वाई ने इसी महीने में एक ही काम किया तो उसको कितने पैसे बच गए, 20,000 नट शेल में। और यहाँ से भी यही चीज साबित हो रही है कि मिस्टर वाई को एक्चुअली 20,000 जो था वो बच गया टैक्सेस दे के। इसका मतलब ये है कि मिस्टर वाई को कोई नुकसान सेल्स टैक्स का नहीं हुआ। इस पॉइंट को आपने यहाँ समझना है कि मिस्टर वाई को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। मिस्टर वाई ने जो टैक्स लिया था उसमें से जो टैक्स दिया था वो माइनस किया और बाकी अमाउंट जमा करवा दी। ये प्रिंसिपल भी इनकम टैक्स के अगेंस्ट से आता है। क्यों, इनकम टैक्स के अंदर आप जो लोगों से टैक्स लेते हैं वो जमा करवाते हैं, और जो लोग आपका टैक्स लेते हैं वो आप माइनस वो लोग जमा करवाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में सेटिंग ऑफ की जाती है, वो टैक्स जो आप लोगों से लेते हैं उसमें से वो टैक्स जो आपने दिया होता है वो माइनस कर लेते हैं। अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रहा ये विदहोल्डिंग टैक्स है, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ कि आपने जो टैक्स लिया, आपने दिया 17,000 और आपने लिया कितना, 20,400, तो बैलेंस आपने जमा करवा दिया।
ये दूसरा कॉन्सेप्ट था कि इन पाकिस्तान सेल्स टैक्स इज एप्लीकेबल इन वैट मोड। ठीक, कितनी चीजें मैंने समझाई आपको। नंबर 1, मैंने आपको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का फर्क समझाया कि इनकम टैक्स वर्सेस सेल्स टैक्स ये क्या चीज है। नंबर 2, मैंने आपको ये बताया कि जो हमें अमाउंट होगी एक्सपेंसेस की या रेवेन्यू की, उस अमाउंट को सेल्स टैक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके 4 मॉडल A, B, C, D मैंने आपको। थर्ड पे मैंने आपको बताया कि सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मींस आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स होगा। फोर्थ पे मैंने आपको समझाया कि वैट मोड से क्या मुराद है। वैल्यू एडिशन टैक्स में क्या होगा कि एक पार्टी अपना बर्डन दूसरे पे शिफ्ट करेगी, वो पार्टी तीसरे पे अपना बर्डन जो है वो शिफ्ट करेगी। यानी वैल्यू एडिशन टैक्स जो है वो इस तरह से चलता है आपका। ठीक है जी। अब हम पांचवी बात करते हैं। पांचवी बात यह है कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, वेयर एज जो सेल्स टैक्स है is an indirect tax। इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, ये मेरी अगली बात आ रही है यहाँ पे कि why it is called indirect tax। ये देखिएगा। देखिए जॉब के अंदर हमने अक्सर देखा है जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जिनको इतना आइडिया नहीं होता, तो हम उनसे पूछते हैं कि ओके माय डियर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो हमें एक बात कहता है सर जो टैक्सेस डायरेक्टली पे किए जाएं यानी रिटर्न के साथ वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, और जो हमारे टैक्सेस लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर मोबाइल के ऊपर काट लेते हैं उनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। यानी वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो हम पढ़ते थे ना कि व्हाट इज तवानाई, तो वो कहते हैं जिस तवे पे नाई बैठा उसको तवानाई कहते हैं। तो ये ऐसी ही डेफिनेशन ये है। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये फर्क नहीं है। इनडायरेक्ट से क्या मुराद है उसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, पॉइंट नंबर 5। ठीक है जी। तो ये रिपीट करते हैं दोबारा से आप लाइन जहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात की है, क्योंकि आवाज बिल्कुल। मैंने ये बात की कि हमारा जो सेल्स टैक्स है इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। सेल्स टैक्स को जनरल टैक्स कहते हैं। सेल्स टैक्स को वैट मोड में पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, और सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। ठीक, इसको अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। इस ओके जी। जी सर। अच्छा, इसके लिए हमें सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सप्लाई चेन को समझना पड़ेगा। अब सप्लाई चेन क्या है कि सबसे पहले हम इंपोर्टर को कंसिडर करते हैं। ठीक, इंपोर्टर ने पाकिस्तान में कुछ चीज इम्पोर्ट। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा एक चीज नोट करनी है कि मिस्टर वाई ने 2 दफा टैक्स दिया है। वो कैसे? एक तो उसने ड्यूरिंग द पीरियड पे किया 17,000 जो था परचेज के दौरान, और जब ये मंथ एंड हुआ तो फिर इसने 3,000 दिया। ये किसको इसने 3,400 किसको दिया इसने? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। और ये इसने किसको दिया? एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है। तकरीबन हर शख्स पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स की चेन में इन्वॉल्व है वो 2 दफा टैक्स पे करता है। एक दफा ड्यूरिंग द पीरियड इनपुट के टाइम के ऊपर, और दूसरा जो है वो क्या करता है कि जब साल का एंड होता है उस वक्त जो डिफरेंस होता है वो डिपार्टमेंट को पे करता है। हमारे पास है जी एक मिस्टर ए। मिस्टर ए के बाद इंपोर्टर के बाद हमारे पास जी वो आ गए यहाँ पर ये डीलर है जी। हम डीलर की बजाय इसको मैन्युफैक्चरर कर लेते हैं। ये हैं जी मिस्टर बी, और इसके बाद हैं जी मैन्युफैक्चरर के नीचे हैं जी एक डीलर मिस्टर सी। डीलर के बाद हमारे पास आ रहे हैं जी यहाँ पे रिटेलर समझ लें, डायरेक्ट इतनी लंबी चेन बन जाएगी।
तो ये रिटेलर आ गए, ये लोग हैं, ठीक है। इसके बाद हम इनकी पहले इनपुट्स का करते हैं कि इन्होंने इनपुट क्या की, इसको हम चेन को बनाते हैं, फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देखें इंपोर्टर ने क्या किया कि इस जो इसका मटेरियल था वो उसने परचेज किया, यानी परचेज से मुराद क्या है, इसने इंपोर्ट की होगी, उसकी जो वर्थ है वो है जी 1000 रुपया। इसने क्या किया कि इसको 1000 में इंपोर्ट किया और इसने मैन्युफैक्चरर को सेल कर दी 1200 में, ठीक। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर की क्या हो गई, ये इंपोर्ट, इसकी परचेज हो गई, ठीक है, यहाँ पर आ गई। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि इसी चीज को आगे डीलर को सेल कर दिया 1500 में, तो डीलर की क्या हो गई, ये परचेज। डीलर ने क्या किया कि इसको आगे 2000 में रिटेलर को दे दिया, तो रिटेलर की क्या हो गई, ये परचेज। और रिटेलर ने ये मुझे जो है वो, मैं कंज्यूमर हूँ इसका, एक पंखा समझ लें, ये पंखा है, तो उसने मुझे ये दे दिया 3000 2500 का। अच्छा, पहले मैं इस रिटेलर की बात करूं, जब मैं ये पंखा परचेज करने जाऊंगा तो क्या होगा। देखें, अज्यूम करें कि ये हमारे पास पंखा है, ठीक, स्पेशल पंखा है ये, जो पानी के साथ चलता है आजकल, ठीक है जी। मैं जब ये पंखा लेने जाऊंगा तो मुझे रिटेलर कहेगा जनाब ऐसे प्राइस लिखी होगी, प्राइस 2500 प्लस GST। तो 2500 की कितनी प्राइस आएगी, 2500 इंटू 425 प्लस 2500, तो मैं कितनी पेमेंट करूंगा, 2925। ये पॉइंट आपने नोट करना। मेरे से कोई भी पूछेगा कि जी आपको पंखा कितने का मिला, मैं कहूंगा जी 2925 का। बेटा बात सुनना दाऊद, ये पानी दे दो। 2925 जो है, तो ये मुझे इसकी प्राइस पड़ी। तो ये बात याद रखें, जो कंज्यूमर होता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंज्यूमर होता है, कौन होता है, कंज्यूमर, सेल्स टैक्स उसकी कॉस्ट बन जाती है। सेल्स टैक्स क्या बन जाती है, कंज्यूमर की कॉस्ट, जो उस आइटम को यूज कर रहा होता है। ये पॉइंट बस आपने, आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको न्यूमेरिकल के लिए आपने जहन में रखना है। ओके, चलें जी, अब जरा इस अमाउंट को आपने फोकस करना है। अब चलते हैं यहाँ पर, अब जरा इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं वन बाय वन। जब मैंने इंपोर्ट किया इसे, मेरा अज्यूम रॉ मटेरियल था, तो मैंने टैक्स कितना दिया इसका, 17%। तो मेरा इनपुट कितना आ गया इसका, 170, ठीक। अच्छा, जब मैंने इसको सेल किया, तो सेल करने पे मैंने टैक्स कितना लिया, जिसको कि मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट। 1200 इंटू 0.17, तो 204, ठीक हो गया। तो मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है, देखें सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ने मेरे से जो 170 लिए, तो वो FBR को वो जमा करवा देगा 170, ठीक। एक तो FBR को ये 170 जमा करवा देगा जब मैंने इंपोर्ट किया, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट के अपने पैसे तो नहीं है, तो सेल्स टैक्स वालों को ये अमाउंट भी उधर चली गई। उसके बाद मैंने क्या किया, जब महीने का एंड हुआ, ठीक है, मैं महीने का एंड हुआ, तो मैंने क्या किया कि ये मेरा आउटपुट था, इसमें से ये अमाउंट माइनस की, और मैंने भी जाके ये 207 माइनस 170, ये 34, ये एज अ टैक्स लायबिलिटी मैंने जमा करवा दी है, ठीक। मेरी अगर आउटपुट है तो इसकी क्या होगी, इनपुट, तो इसकी हो जाएगी 204 इनपुट हो गई। तो मिस्टर बी ने जब सी को बेचा 1500 का, तो ये भी उसे टैक्स लेगा विद टैक्स 255,
तो ये क्या करेगा कि 255 में से माइनस करेगा 204, तो ये भी जाके गवर्नमेंट को टैक्स जो है महीने के एंड के ऊपर जमा करवा देगा 51। इसी तरह बी का आउटपुट, तो सी का क्या हो गया इनपुट 255, तो ये जब डीलर आगे रिटेलर को देगा 2000 की चीज, तो उससे भी 0.1% लेगा ये, तो 340 ये उससे भी लेगा, और ये भी इस महीने के बाद -255 ये 85 रुपीज जो है ये भी जाके जमा करवा देगा। और इसी तरह इसका क्या हो गया ये इनपुट, और मेरे से कितने पैसे लेगा ये देखो मेरे से कितने पैसे लिए इसने 425, तो 425 में से ये माइनस करेगा 340, तो ये भी 85 जो है जाके नेशनल बैंक में जमा करवा देगा। तो टोटल देखें पैसे कितने गए नेशनल बैंक में, 170 प्लस 34 प्लस 51 प्लस 85 प्लस 85, तो 425 डिपार्टमेंट को पैसे चले गए, और ये सारे किसने दिए, ये कंज्यूमर ने पे किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कस्टम डिपार्टमेंट था, जो इसने इसको पैसे दिए वो इसने इससे रिकवर किए, जो इसने इसको पैसे दिए वो इसने इससे रिकवर कर लिए, इसने जो इसको पैसे दिए वो इसने इससे रिकवर कर लिए, और इसने जो इसको पैसे दिए वो इसने कंज्यूमर से रिकवर कर लिए। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, कि सप्लाई चेन का बर्डन अल्टीमेटली किस पे जाता है, कंज्यूमर पे जाता है। तो दूसरी बात जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये थी कि जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी में इसको यूज कर रहा होता है, इसलिए वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है, वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। ठीक होगी बात। तो यहाँ से एक नया लफ्ज मैं आपको बताया, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल एक्टिविटी, ये सारे क्या कर रहे हैं आप, ये सारे ट्रेडिंग ऑपरेशन के अंदर मौजूद हैं, ठीक, कॉमर्स में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि उसका इनपुट इनको मिल रहा है। लेकिन मैं चूंकि नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी में हूं, ये मेरी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, दिस इज नॉट माई टैक्सेबल एक्टिविटी, इसलिए मैं इसमें इन्वॉल्व हो चुका हुआ हूँ। इसकी मैं और एग्जांपल आपको दूं जो आगे फिर मैं जाके कोट करूंगा। देखें गोरमे वाले जो है, गोरमे वाले जो है वो रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, अगर ये लंच प्रोवाइड करेंगे तो हम कहेंगे ये टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इसी तरह बहरिया वाले, ये भी गरीब आदमियों को जो है वो लंच प्रोवाइड करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी में है, नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का बेसिक काम ही जो है वो फूड प्रोवाइड करना है, ठीक, लेकिन बहरिया जो है ये तो एक रियल एस्टेट है, इसलिए इसकी नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी बनेगी। इसका यूज क्या होगा ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपने इसी लफ्ज को समझना है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे उसके बाद इसको, अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि टैक्सेबल एक्टिविटी और नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या फर्क है। टैक्सेबल एक्टिविटी जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, और नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी जब आप उसके डायरेक्ट कंज्यूमर बन जाते हैं। टिश्यू पेपर आप सेल कर रहे हैं तो आप टैक्सेबल एक्टिविटी में हैं, और अगर आप टिश्यू बॉक्स को गाड़ी में रख के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये आपकी नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी है। ठीक होगी जी बात। अब जरा देखिएगा इसी गेम को, यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी, आपको मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर आपने अभी ऊपर बताया था कमर्शियल इंपोर्ट का, तो जब हम कमर्शियल इंपोर्ट वाली कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसको हम सेपरेट रखेंगे नहीं, अगर दूसरी मैं अपनी फर्ज करें एक्टिविटी से? यहाँ कमर्शियल इंपोर्टर, नहीं अलग, मैं आपको वो बाद में भी देखेंगे। मैं आपको फिलहाल ये बता दूं कि अगर हम कमर्शियल इंपोर्ट करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर हम 17% नहीं लेंगे, कितना लेंगे? अच्छा 20%। ठीक है, अच्छा फर्क क्या इस पड़ेगा, मैं इस अच्छा
170 को काट के यहाँ पर मैं कर दूं, उसका 20% क्या होगा? 200। तो उससे क्या मुझे फर्क पड़ेगा? मैं ये 34 की बजाय क्या करूंगा, 204 जो आगे लिए उसमें से 200 अपने रख लूंगा और 4 भी जमा करवा दूंगा मैं। और यहाँ पर जो है वो क्या नाम है उसका, कस्टम डिपार्टमेंट, वो कितने जमा करवाएगा? 200। तो इस पे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हुआ सर क्या लेकिन फिर? उसको हुआ सेपरेट। क्या? नहीं, आप बेटा उस चीज को भी छोड़ दें, मैं सिर्फ आपने जो सवाल किया ना उसको मैं एक डिफरेंट एंगल से बता रहा हूँ। मैं आई एम जस्ट ठीक है। टॉकिंग अबाउट कि अगर ये इंपोर्टर की बजाय कमर्शियल इंपोर्टर होता तो मेरी ये 170 की फिगर की बजाय ये 20% 200 होती। तो इम्पोर्ट ठीक मिस्टर है। ए क्या करता, इसने 200 पे किया ना कस्टम डिपार्टमेंट को, तो उसको मिला कितना, आउटपुट कितना है 204। तो वो 204 में क्या करता, फिर 200 माइनस करता, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आती, 4। और कस्टम डिपार्टमेंट जो था वो क्या करता, वो 170 की बजाय वो 200 एफबीआर में जमा करवा देता। अब देखिए पहले कितना टैक्स आ रहा था यहाँ पे 204, अब कितना आ रहा है 204। इसलिए नॉर्मली इंपोर्टर हो या कमर्शियल इंपोर्टर हो, राइट, जो उसका आगे टैक्स जमा हो रहा होता ना वो उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। आपने ज्यादा टैक्स दिया कस्टम वालों को, लोगों से ज्यादा टैक्स एडजस्ट कर लें, आपने कम दिया तो कम एडजस्ट कर लें। तो फिर सवाल ये पैदा होता है ये 3% को रखा क्यों गया है? सिर्फ टैक्स चोरी को रोकने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रखे और जब वो टैक्स लायबिलिटी की बारी आए उस वक्त जो है वो कम हो। अंडरस्टैंड। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली जो अमाउंट है, फर्क अब सुनिएगा इंपोर्ट और कमर्शियल इंपोर्ट में, ये वाली जो अमाउंट, अब ध्यान से सुनना आपने, ये वाली जो अमाउंट है इंपोर्ट के केस में ये रिफंड हो सकती है। ये क्या हो सकती है? रिफंड हो सकती है। लेकिन ये बात याद रखें, ये जो 4 है ना, ये मिनिमम टैक्स होता है। ये रिफंड किसी केस में नहीं हो सकता, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड ये भी हो सकता है, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होके किसी स्टेज के ऊपर आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कमर्शियल इंपोर्टर जो है इसको रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। इतनी बात समझ आ सर गई इसको आपको? हम सेपरेट रखेंगे? जी जी आगे गया सर, इसको फिर हम सेपरेट नहीं रखेंगे उससे, क्योंकि इसका हमें रिफंड नहीं मिलना, दूसरे का हमें रिफंड मिलना है। बेटा मेरी बात सुनने, पता क्या, मैं अभी, हम्म। आपने शायद सेल्स टैक्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व है इसलिए आपको कुछ चीजों का पता है। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे किसी को कुछ नहीं आता। ये जो बात आपने की है ना, ये मैं न्यूमेरिकल में जाके समझाऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी मैं जो समझा रहा हूँ ना वो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अंदर आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया कि कमर्शियल इंपोर्टर अगर इंपोर्टर की जगह पर होता तो मैंने उसका सेपरेट रखेंगे या नहीं रखेंगे वो एक अलग बात है, वो एक अलग कहानी है, वो एक 12th शेड्यूल है। उसमें जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। अभी सिर्फ मैंने बताया कि 17% इंपोर्टर पे लगेगा और 20% जो है वो कमर्शियल इंपोर्टर पे लगेगा। ये मैंने इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है सर आगे। हाँ, वो जो चीज आप पूछ कह रही है ना वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया। ठीक है ना? अब आप लोग जो माशाल्लाह खातून है ये खाना शाना बनाती हैं, तो आप देखें कि सबसे पहले आप मिर्चें तो नहीं डालती ना खाने में, पहले आप गोश्त जो है उसको मैरिनेट करेंगी। तो मेरे जैसा अनाड़ी बंदा जो है वो कहे कि इसमें वो मिर्चें कब डालनी, मिर्चें डाल दूं, आप कहेंगी अभी ठहर जाओ, गोश्त को जरा थोड़ा सा सहलने दो, थोड़ा सा पकेगा, एक टाइम आएगा डालेंगे। थोड़ी देर बाद आप फिर चमचा लाए, मैं फिर थोड़ी देर बाद कहूँ कि मैं इसमें वो डाल दूं मिर्चें, एक टाइम आएगा इंशाल्लाह उस टाइम पे उसको करेंगे। ठीक है? मुझे जरा सॉरी देखना पड़ता है सबको, इसलिए मैंने अभी, आप प्राइवेटली मेरे से पूछ लीजिएगा, उसमें व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, जी जी पूछें। सर ये रिफंड वाली बात दोबारा समझा देंगे? ये सिर्फ इतनी बात मैंने कही, जो इंपोर्टर होता है ना उसका ये जो अमाउंट है ना, जो एक्सेस अमाउंट होती है वो जो पे कर रहा होता है, बाज़ बात ये नेगेटिव हो जाती है। ये पॉजिटिव की बजाय बाज़ बात अमाउंट जो है ये नेगेटिव हो जाती है। इसी तरह कमर्शियल इंपोर्टर की अमाउंट भी नेगेटिव हो सकती है। उसकी क्या वजह है, मैं अभी जब मैं 90% का रूल बताऊंगा ना, वहां मेरे से दोबारा आपको ये सवाल करना कि ये नेगेटिव क्यों हो रही है। ठीक है, आगे प्रिंसिपल आएगा 90% का, वहां ये मैं बात करी।
इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों के अंदर नेगेटिव से मुराद क्या है? रिफंडेबल। ये रिफंड होगा या नहीं होगा वो वहां जाके देखेंगे। मैंने अभी सिर्फ एक बात बताई कि अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं और आपका नेगेटिव में आंसर आ जाएगा तो ये रिफंड नहीं होगा, इसको मिनिमम टैक्स बोला जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगा, रिफंड नहीं होगा। ठीक, अगर इस बात की आपको नहीं समझ आई, फॉरगेट इट अबाउट, इसकी आप टेंशन ही लेनी, जब न्यूमेरिकल करेंगे फिर समझ आ जाएगी। मेरा एक, आपने शायद नोट किया होगा, मेरा एक स्टाइल है कि मैं कुछ चीजें जो आगे मैंने पढ़ानी होती है मैं बाज बात कहता हूँ और मैं चुप कर जाता हूँ, समझाता नहीं हूँ। मुझे पता होता है कि मैंने आगे जाके उसको समझाना है, लेकिन वो स्टूडेंट के दिमाग में क्लिक करना शुरू हो जाता है, यार एक लफ्ज सर ने बोला था। मैं यही चाह रहा होता हूँ कि आपको वो चीज जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर दे कि यार ये लफ्ज क्या था। तो क्यूरियोसिटी जो है ना, उसके बाद वो जब रियलिटी में चेंज होती है तो फिर बंदा कहता है हाँ अब मुझे समझ आई। ये मेरा एक अपना स्टाइल है। अगर इस बात की आपको नहीं भी समझ आई, छोड़ दे इसको, सिर्फ मुझे पहली चीज समझानी थी कि ये कैसे आया, दैट्स इट। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो इट्स ओके। ठीक है जी। आर यू इन ए पोजीशन और बी पोजीशन? मैं भी सोच हूँ आपकी तरफ से। ए पोजीशन सर। ए पोजीशन है, माशाल्लाह। नहीं सर, ए पोजीशन में है। अच्छा अच्छा, ए पोजीशन सर, ए माशाल्लाह। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आपने जरा वो तस्वीर देखनी है, फिर उससे मेरी आगे कहानी निकलेगी। ये देखें, ये एक फिगर, ये आपको नजर आ रही है? सर ये कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम पीरियड के लिए करते हैं? जी सर। इसको हम कहते हैं थर्स्टी क्रो। ठीक है, इसको हम करते हैं कॉपी और अपनी उसी फाइल में जाके इसको करते हैं सेव। ये आ गया, ठीक हो गया जी। इसके साथ एक स्टोरी अटैच है, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। देखें, इस कौवे ने क्या किया, इसने देखा कि पानी कम है, ठीक, और इसने क्या किया, उसमें पत्थर डालने शुरू किए, पानी आया और इसने पीना शुरू कर दिया। अब अज्यूम करें कि ये जो पानी है ना, ये टैक्स पेयर्स है, ये टैक्सेस है या टैक्स पेयर्स है ये, और ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली चीजें, ये इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स की प्रोविजंस है। ये सेल्स टैक्स के प्रोविजंस या आप कह लें ये सेक्शंस है। और ये जो कौवा है ना, ये फाइनेंस मैनेजर है। ठीक है, तो इसका जो है ना ये तरीकेकार है कि ये उस प्रोविजंस को डालता है और वो जो जितना लोग तंग करते हैं ये उतने पत्थर ज्यादा डालता जाएगा, जिसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। ये समझ लें कि 2019 की अमेंडमेंट है, ये कुछ 2016 की अमेंडमेंट, किसी मुख्तलिफ सालों की ये अमेंडमेंट है। समझ आई? तो जब कोई प्रोविजन बनाई जाती है उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होती है, ये बात याद है। देखिए, कुछ कौवे ऐसे भी होते हैं वो स्ट्रॉ भी यूज कर लेते हैं, शायद आपने कहीं देखा हो। ये देखें, ये कौवा देख रहे हैं, इसने पूरा घड़े को जो है वो उलट दिया पकड़ के, ये देखें। इसी तरह मैंने देखा था कि एक जो कौवा था वो पाइप के साथ जो था वो उसको इस्तेमाल कर रहा था। तो बहरहाल इसका एक तरीकेकार है पानी इस्तेमाल करने का, कि वो कैसे इसको इस्तेमाल करता है। अब जरा स्टोरी इसी की सुनिएगा कि वो क्या है। ठीक है जी, इसकी मैं आपको अब कहानी सुनाता हूँ, लेकिन एक वक्फे के बाद। ठीक है जी, इसी तस्वीर का मैं ज़रा ब्रेक कर लूँ, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। मीनवाइल आपको क्वेश्चन है तो वो याद कर लें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ आके इंशाल्लाह। ठीक है जी। सर कितनी देर की ब्रेक है? 15 मिनट बाद इंशाल्लाह
आपसे चलो मुलाकात होगी। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज़।